मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के 5 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हमने ठीक है पिछले वीडियो में इसके हमने 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से लेके 10 तक। तो अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो जाके इसको देखने के बाद उसको भी आप देख लेना, क्योंकि आंसर तो वहां से भी आएंगे क्वेश्चन और यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, बताना मुझे क्वेश्चन नंबर 11 कहां पे। हाँ ये रहा, मिल गया। तो शुरू करें, जल्दी बताओ, कमेंट करो, शुरू करें, लिखो रेडी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए। स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित कौन कौन से ऐसे फिटनेस है, ठीक है, हमें उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। चलिए, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस शरीर की कार्य क्षमता, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो फिटनेस होता है एक शरीर की कार्य क्षमता यानी कि वर्क एबिलिटी को बढ़ाता है और रोगों से बचाने की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो फिटनेस होता है वो हमें क्या करता है, हमारी वर्क एबिलिटी को बढ़ाता है और जो डिसीज, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बढ़ाता है। तो देखते हैं, पहले घटक की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा घटक है, फिटनेस घटक हमारा कौन सा है, हृदय श्वसन सहन शक्ति। कौन सा है, हृदय श्वसन सहन शक्ति। तो लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता दौड़ और साइकिलिंग से विकसित होती है, यानी कि जब ज्यादा लंबा क्या करोगे, दौड़ लगाओगे, ठीक ना, साइकिलिंग करोगे तो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो तुम्हारी विकसित होगी, क्योंकि इससे हमारे जो हार्ट है, ठीक है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो दोनों में क्या होती है, शक्ति बढ़ती है। बात करते हैं मांसपेशीय शक्ति, अधिकतम बल लगाने की क्षमता भार उठाने से बढ़ती है, यानी कि जैसे कि तुम में से कुछ बच्चे होंगे जिम जाते होंगे, ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, ठीक है, धीरे धीरे पहले कम वेट को मारा, फिर उसके बाद ज्यादा वेट को, फिर उसके ज्यादा वेट को, फिर धीरे धीरे ज्यादा वेट, यानी कि भार आप क्या करते गए, बढ़ाते हुए चले गए, जिससे क्या हुआ, आपकी बल की जो आपका जो फोर्स था उसकी क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो ज्यादा भार उठाने पे धीरे धीरे तो हमारे अधिकतम बल की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ गया जिम वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए, मांसपेशीय सहन शक्ति, देखो लंबे समय तक मांसपेशियों का कार्य करना पुशअप जैसे अभ्यास सहायक है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, मांसपेशियों में एक्टिवनेस लेके आना है तो हमें लगातार डेली हमें क्या करना चाहिए, पुशअप वगैरह करने चाहिए। ठीक है, अगला लचीलापन, जोड़ों की गति सीमा स्ट्रेचिंग से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो जोड़ होते हैं ज्यादा स्ट्रेचिंग करने पे क्या, तो उसकी गति जो होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा ना, कुछ क्या होते हैं अपने पैर को पूरा एकदम अलग ही तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना, हाथ पीछे मोड़ देते हैं, ठीक है, गर्दन पूरा उसे घुमा लेते हैं। वो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। अगला शरीर संरचना की बात करते हैं। शरीर में वसा और मांसपेशियों का अनुपात संतुलित आहार और व्यायाम से नियंत्रित होता है। अगर हमें क्या करना है, अपने शरीर की संरचना को, ठीक है, बैलेंस करना है तो शरीर में वसा और मांसपेशियों के अनुपात को बराबर रखना पड़ेगा। और इसको कैसे रख पाएंगे, जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। खेल प्रशिक्षण क्या होता है, यानी कि गेम ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत तथा आवर्तीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करिए। हमें पहले खेल से प्रशिक्षण को परिभाषित करना है, फिर प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत और आवर्तीकरण की सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो चलिए, खेल प्रशिक्षण वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित होती है। ठीक है ना, खेल प्रशिक्षण क्या है, यानी कि गेम ट्रेनिंग क्या है, एक प्रकार का साइंस का, ठीक है ना, प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, खिलाड़ी की शारीरिक और मानसिक क्षमता को विकसित किया जाता है। खिलाड़ी की जो, ठीक है, बॉडी की जो पावर होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है, और जो उसके ब्रेन की एबिलिटी होती है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। चलिए खेल प्रशिक्षण की परिभाषा देखते हैं। तो नियमित और योजनाबद्ध अभ्यास द्वारा प्रदर्शन को सुधार करना खेल प्रशिक्षण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है, आप क्या करें, कोई खेल खेले, उसको नियमित खेले और योजना बनाकर खेले और उसमें बार बार क्या करते रहे, अब अभ्यास करते रहे। इससे क्या होगा, आपका जो खेल है, खेल में जिस खेल को आप खेल रहे हो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा सुधार आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण कहते हैं।
विशिष्टता का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, विशिष्टता का सिद्धांत कि प्रशिक्षण उसी खेल के अनुसार होना चाहिए जिसमें खिलाड़ी भाग ले रहा है, यानी कि ट्रेनिंग उसको उसी खेल का देना चाहिए, यानी कि ट्रेनर के द्वारा किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग उसी खेल का देना चाहिए जिसमें वो भाग ले रहा है। जैसे कि भाई मान लीजिए कोई कबड्डी में भाग ले रहा है तो उसको कबड्डी वाली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कोई क्रिकेट में भाग ले रहा है तो क्रिकेट वाली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कोई खो खो में ले रहा है तो खो खो की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसको बोलते हैं विशिष्टता का सिद्धांत। यदि खिलाड़ी धावक है तो उसे दौड़ संबंधी अभ्यास अधिक करना चाहिए। अगर हर खेल की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए प्रशिक्षण भी उसी अनुसार देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया विशिष्टता का सिद्धांत। चलिए अगला बात करते हैं आवर्तीकरण का सिद्धांत। क्या कहता है? प्रशिक्षण को विभिन्न चरणों में बांटकर करना। ठीक है, आवर्तीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जो भी ट्रेनिंग है उसको क्या करना? स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, प्रशिक्षण की तैयारी चरण, पहले हमें क्या करना है? उसके स्टेप को निर्धारित कर लेना है, फिर प्रतियोगिता का चरण करना है, फिर विश्राम का चरण करना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद इससे खिलाड़ी थकान से बचता है और प्रदर्शन बेहतर बनता है। यानी कि आवर्तीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको कोई भी खेल खेल रहे हैं, कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग में आप क्या करें? पहले उसको स्टेप बाय स्टेप बांट लें। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले स्टेप बांट लेना है, फिर उसके बाद प्रतियोगिता में जाना है, फिर उसका प्रतियोगिता खेलने के बाद तुम्हें क्या करना है? आराम करना है। इससे क्या होगा? तुम्हें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। अब मान लो तुम क्या कर रहे हो कि तुमने क्या किया? खेल खेला और खेल के बाद दूसरे खेल में लग गए, तो इससे क्या होगा? तुम थक जाओगे अगले खेल के लिए। ठीक है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कैरियर विकल्प। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज छप गया तो क्या कहोगे? ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज छप गया तो क्या करोगे? ठीक है, समझ गए ना क्या करना है तुम्हें? बस इसको ढंग से कर लेना है। भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न कैरियर विकल्प। शारीरिक शिक्षा में यानी कि फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से कैरियर, इसमें आप क्या क्या कैरियर बना सकते हैं? स्वास्थ्य संबंधी कैरियर और शिक्षण कैरियर के विस्तार से चर्चा करिए। ठीक है, आपको कैरियर तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल 2 बताने हैं। स्वास्थ्य संबंधी कैरियर बताना है और शिक्षण कैरियर की विस्तार से व्याख्या करनी है। चलिए, भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कैरियर के अवसर उपलब्ध है। यानी कि अगर मान लीजिए आप केवल शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो आपके पास उसमें बहुत सारे कैरियर है। खेलों और फिटनेस के बढ़ते महत्व के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों का ठीक है रुचि, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का ठीक है रुचि किसकी तरफ बढ़ते जा रहा है? खेलों की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इस शारीरिक शिक्षा के अंदर कैरियर के विकल्प क्या हो रहे हैं? बहुत सारे खुल रहे हैं। चलिए, क्या क्या बन सकते हैं आप शारीरिक शिक्षा से करके? कोच बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, खेल के पत्रकार बन सकते हैं, योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है? कैरियर विकल्प है। हमें किसको बताना है? स्वास्थ्य संबंधी कैरियर विकल्प। स्वास्थ्य संबंधी कैरियर विकल्प में क्या होता है? पहले आता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उस चोट को क्या करना? ठीक करना। ठीक है, यह विशेषज्ञ चोटिल खिलाड़ियों के पुनर्वास में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है? चोटिल खिलाड़ियों के दोबारा से उसके अंदर एबिलिटी आ जाए उसमें मदद करता है। व्यायाम और थेरेपी के माध्यम से मांसपेशी और जोड़ों को मजबूत बनाता है। ठीक है ना, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो जो जहां चोट लगा है, जहां की मांसपेशियां खराब हो गई है या टूट फूट गई हैं या जोड़े टूट गए हैं, तो उनको क्या करता है? मजबूत करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिटनेस ट्रेनर की बात करते हैं, यह व्यक्ति लोगों के लिए व्यायाम कार्यक्रम तैयार करता है, जैसे जिम, खेल अकादमी और फिटनेस सेंटर में कार्य करता है। ये किसमें काम करता है? फिटनेस ट्रेनर जिम में काम करता है, या जैसे कि खेल अकादमी में काम करता है, फिटनेस सेंटर में काम करते हैं फिटनेस ट्रेनर। तो आप भी बन सकते हैं। आगे योग प्रशिक्षक, आप योगा बन सकते हैं। ठीक है ना, योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायता करता है। योग क्या करता है? हम योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायता कर सकते हैं। चलिए, शिक्षण करियर। अब शिक्षण करियर क्या है? आप शिक्षण में कैसे जा सकते हैं शारीरिक शिक्षा करके? तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बन सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में पीटी सर है ना, तो पीटी सर भी आप भी पीटी सर बन सकते हो। ठीक है ना, और आपका भी एकदम रोला जम सकता है स्कूल में। ठीक है ना, पीटी सर का। आगे, विद्यालयों में छात्रों को खेल और व्यायाम का प्रशिक्षण देता है। विद्यालयों में
आप क्या करें, अगर मान लीजिए आप शिक्षक बन जाते हैं, पीटीआई बन जाते हैं, तो आपके जो पीटीआई सर जो आपको करते हैं, ठीक है, आपको क्या करते हैं, खेलों से संबंधित, ठीक है, व्यायाम करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना, और अनुशासन और टीम भावना का विकास करता है, ठीक है। खेल प्रशिक्षक बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, किसी विशेष खेल में खिलाड़ियों को तकनीकी और रणनीति प्रशिक्षण देता है, ठीक है ना, किसी खेल में खिलाड़ियों को तकनीकी और रणनीति प्रशिक्षण देता है। खेल प्राध्यापक बन सकते हो, महाविद्यालय स्तर पर खेल शिक्षा प्रदान करता है तथा शोध कार्य भी करता है, ठीक है। तो ये था आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। चलिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्याख्या करिए। हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 14 पे, खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम किस लिए, खेल बढ़ाने के लिए, सिंपल सा। खेलो इंडिया कार्यक्रम किस लिए, भारत सरकार के द्वारा लागू की गई, ठीक है, योजना चालू की गई खेल को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके उद्देश्य क्या है, खेल प्रतिभाग प्रतिभाओं की पहचान, यानी कि खेल गेम के अंदर जो स्किल स्टूडेंट्स है, जो खेल के अंदर बहुत ज्यादा निपुण है, उसकी क्या करता है, पहचान करता है। विद्यालय स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की क्या करता है, खोज करता है। बुनियादी ढांचे का विकास करता है। खेल मैदान और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है इसके तहत, ठीक है, बहुत सारे खेल प्रशिक्षण विकसित किए गए हैं। आगे बात करते हैं वित्तीय सहायता। ये क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है। चयनित खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि मान लीजिए आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम में चयन कर लिया गया, आपने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, एकदम गुडविल हो, ठीक है, एकदम खेल में खतरनाक हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। खेल संस्कृति को बढ़ावा। खेलो इंडिया कार्यक्रम का अगला उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारी कराई जाती है। जब आप इसमें चले जाओगे, बहुत अच्छा खेलोगे, तो आपको इंटरनेशनल लेवल की क्या करी जाएगी, खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है खेलो इंडिया कार्यक्रम में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फुटबॉल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल संबंधी घटकों के नाम बताइए तथा किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल खेलना चाहता हो, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि फुटबॉल के अंदर आप बेस्ट प्लेयर बन जाए, ठीक है, मेसी बन जाए, ठीक है, रोनाल्डो बन जाए, ठीक है। चलिए परिचय। फुटबॉल का तेज गति वाला भाग है। फुटबॉल क्या है, एक बहुत तेज गति वाला भाग है, इसमें भागना पड़ता है, जिसमें शारीरिक क्षमता के साथ कौशल संबंधी घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए कौशल संबंधी घटक कौन कौन से, आपके अंदर फुर्ती होना चाहिए, आपके बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट बना सके, ठीक है, प्रतिक्रिया समय यानी कि रिएक्शन कर सके अच्छे समय पे, और आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, तब आप क्या बनेंगे, एक परफेक्ट फुटबॉलर बनेंगे। फुर्ती की बात करते हैं तो दिशा को तेजी से बदलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके टीममेट ने क्या उधर से फुटबॉल मारा, ठीक है, आपको पास करवा रहा है, ठीक है, आपके अंदर फुर्ती नहीं है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरे टीम का लेकर चले जाएगा, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपका ही तो नुकसान होगा ना। तो आपके अंदर फुर्ती होना चाहिए। फुटबॉल में खिलाड़ियों को विरोधी से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी चाहिए। फुटबॉल में क्या होता है, ठीक है, जानबूझ के भी मारते हैं, जानबूझ के नहीं मारते हैं तो गलती से लग जाता है, तो आपके अंदर फुर्ती होना चाहिए। तो जैसे कि आपको चोटिल होने वालों को पता चल गया कि हाँ मुझे चोटिल वाला दूसरा व्यक्ति, दूसरा खिलाड़ी, अपोजिशन वाला जो प्लेयर है वो मुझे क्या करे, चोटिल करना चाहता है, तो आपके अंदर फुर्ती होनी चाहिए कि आप क्या करें, तुरंत के तुरंत दिशा बदल लें। समन्वय, कोऑर्डिनेट आपके अंदर अच्छा होना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल अच्छा होना चाहिए, हाथ पैर, ठीक है, सर सब में अच्छा कोऑर्डिनेट होना चाहिए। गेंद को नियंत्रित करने और सही पास देने में सहायता होनी चाहिए। आगे, ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, ठीक है, इन्हीं दो की स्थापित करनी थी व्याख्या, तो हमने दो की व्याख्या कर ली, ठीक है। चलिए अगला, अगली की बात करते हैं। चल इसको क्वेश्चन नंबर आप 15 दे दो, 15 कर लिया ना, इसको 16 दे दो आप, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16 का, नैतिक क्रिया और धोती क्रिया की प्रक्रिया और लाभ बताइए। नैतिक क्रिया क्या होती है, धोती क्रिया क्या होती है, इसकी प्रक्रिया और लाभ बतानी है। तो देखिए नैतिक क्रिया के, गुनगुने नमक पानी को
नेति पाठ की सहायता से एक नसिका से डालकर दूसरी ओर निकाला जाता है। देखा होगा आपने नेति क्रिया क्या होता है, ठीक है, नाक में, ठीक है ना, रस्सी डाल के, ठीक है, दूसरे नाक से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, नेति क्रिया। इसके लाभ क्या है, साइंस की समस्या में राहत मिलती है, ठीक है, श्वास मार्ग साफ होता है, एलर्जी से लाभ, आपको एलर्जी नहीं होगी। धोती क्रिया क्या है, यह शरीर के अंदरूनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें विशेष तकनीकी के द्वारा पेट की सफाई की जाती है, ठीक है ना। देखा होगा ना, जैसे नेति क्रिया में क्या नाक में डालते हैं, नेति क्रिया में किस में डालते हैं, नाक में, ठीक है। धोती क्रिया में क्या करते हैं, कोई कपड़ा लेके, ठीक है, मुंह में ऐसे क्या करते हैं, डालते हैं, और इससे क्या होता है, पेट की जो भी गंदगी है वो साफ होती है, ठीक है। धोती क्रिया में, ठीक है, पेट की गंदगी क्या होती है, साफ होती है। चलिए, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, गैस और अम्लता में कमी आती है, शरीर की आंतरिक शुद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है, इसको 17 कर लेना। श्वसन तंत्र के किन्हीं 5 अंगों की कार्य की व्याख्या कीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है हमें, किसके बारे में बताना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है। खुद ही पता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के लिए अत्यंत क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके 5 अंग कौन कौन से, पहला हमारा नोज हो गया, हवा को अंदर लेता है, क्या करता है, हवा को अंदर लेता है, ठीक है। ग्रसनी फेरेंक्स हो गया, वायु को श्वास नली तक पहुंचाता है, अब वायु को श्वास नली तक पहुंचाता है। कंठ हो गया, ठीक है, कंठ किसमें, ध्वनि उत्पन्न में, ठीक है, हम किसके माध्यम से बोल पाते हैं, ध्वनि के माध्यम से बोल पाते हैं, ठीक है। श्वास नली की बात करते हैं, फेफड़ों तक वायु पहुंचाता है, फेफड़ों तक क्या करता है, वायु पहुंचाता है, ठीक है। यह नली है जो वायु को फेफड़े तक ले जाती है और अंदर के कणों को रोकती है। फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान करता है, इसे करते हैं ना, ठीक है। फेफड़ा क्या कर रहा है, गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये थे आपके, ठीक है, श्वसन तंत्र। आपको आता होगा भाई, मुझे इतना पक्का पता है, ठीक है ना, इतने भी आप, ठीक है ना, वो नहीं हो, ठीक है, आपको आता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। प्रशिक्षण, मापन, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए, एक और स्टार ले लीजिए आप, ठीक है ना, एक और स्टार। चलो उदाहरण सहित समझाइए। चलिए बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा में प्रदर्शन की जांच के लिए प्रशिक्षण, मापन और मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में किस लिए, प्रदर्शन को देखने के लिए, ठीक है। जैसे आपका स्कूल में होता है ना एग्जाम, जैसे अभी एग्जाम दे रहे हो तुम, ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, मापन हो रहा है कि आपको कितना समझ में आया पूरे साल के अंदर, आपने कितना पढ़ा, आपकी एबिलिटी क्या है। तो उसी तरीके से खेलों में भी क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। पहले आपका क्या है, परीक्षण किया जाता है, फिर चेकिंग की जाती है, फिर मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए प्रशिक्षण की बात करते हैं। टेस्ट क्या होता है, किसी क्षमता को जांचने की प्रक्रिया है, किसी क्षमता को, एबिलिटी को जांचने की क्या है, प्रक्रिया है। जैसे कि 50 मीटर दौड़ का टेस्ट, ठीक है। मापन, मेजरमेंट, टेस्ट के परिणाम की संख्याओं में व्यक्त करना। जो भी आपका टेस्ट लिया गया है उसको क्या करना, संख्या में देना, किसमें देना, संख्याओं में व्यक्त करना, ठीक ना। जैसे कि छात्र ने 50 मीटर 8 सेकंड में क्या कर लिया, पूरा कर लिया। मूल्यांकन, प्राप्त परिणाम का विश्लेषण और निर्णय। पहले आप क्या करते हैं, लिखते हैं, आपका टेस्ट होता है, फिर आपको नंबर दिया जाता है, फिर आपका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो वही चीज है ये। 8 सेकंड का सबसे अच्छा औसत है जिसका निर्णय करना। इस प्रकार प्रशिक्षण जांच है, मापन अंक है और मूल्यांकन निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, खेल दिवस। खेल दिवस पर आयोजित योग सत्र में योग शिक्षक ने ऐसा परिणाम कराया जिसमें मुंह से सांस लेते समय सांप जैसी फुफुसनी की आवाज निकलती है, ठीक है। एक तो खेल दिवस में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें शिक्षक ने क्या प्राणायाम कराया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मुंह से सांस लेते समय ना सांप जैसी फुफुसनी की आवाज निकलती है। इस प्राणायाम की पहचान करें और उस क्रिया का नाम लिखिए। चलिए, जिसमें सांप जैसी आवाज निकलती है बात करते हैं। योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं जो श्वास प्रवास को नियंत्रित कर शरीर और मन को संतुलित करते हैं। जिस प्राणायाम में मुंह से सांस लेते समय सांप जैसी आवाज आती है उसे शीतकारी प्राणायाम कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीतकारी प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें कैसी आवाज आती है, सांप जैसी आवाज आती है। जिसमें कैसी आवाज आती है, सांप जैसी आवाज आती है, उसको हम क्या कहते हैं, शीतकारी प्राणायाम कहा जाता है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करने का प्राणायाम है। चलिए
पहचान कर लिया शीतकालीन प्राणायाम है। शीतकालीन प्राणायाम की प्रक्रिया, पहला आरामदायक आसन में आपको क्या करना है, बैठना है, ठीक है। फिर उसके बाद दांतों को हल्का खोलना है, फिर मुंह से सांस लेना है, फिर सांस को रोके रखना है, ठीक है। फिर नाक से सांस को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा। और यह प्रक्रिया कितनी बार, 5 से 10 बार क्या करनी है, दोहराई जा सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शीतकारी प्राणायाम कहा जाता है। शीतकारी प्राणायाम के लाभ क्या है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है, शरीर को क्या करता है, ठंडक देता है। यह शरीर के तापमान को कम करता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में लाभकारी है, ठीक है। यानी कि गर्मी के मौसम को आपको शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए। मानसिक शांति देता है, क्या देता है, मानसिक शांति देता है। तनाव और क्रोध को क्या करता है, कम करता है। तनाव और क्रोध को क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। समझ में आया। आगे की बात करते हैं। रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करने में सहायता करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ठीक है। प्यास और भूख को नियंत्रित करता है। त्वचा और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है। त्वचा और पाचन तंत्र के लिए क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। चलिए, खेल प्रशिक्षण शब्द को परिभाषित करें, ठीक है। और एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय प्रशिक्षक को किन किन खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, किन्हीं 4 का विस्तार से समझाइए। खेल प्रशिक्षण मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या बोला कि एक प्रभावी प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए तैयार की जाने वाली किन किन प्रशिक्षणों के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि आप कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है, आप प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी सिद्धांत आपको ध्यान रखने चाहिए। बात करते हैं, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए नियमित योजनाबद्ध और वैज्ञानिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी की शारीरिक, मानसिक और तकनीकी क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। ये तो आपको खुद ही पता है। खेल प्रशिक्षण की बता दिया मैंने कि खेल नियमित योजनाबद्ध और वैज्ञानिक विधियों से किया जाने वाला अभ्यास को हम खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। कौन कौन से आपको ध्यान है, विशिष्टता का सिद्धांत ध्यान रखना है। कौन सा सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है ना, कि आपको जिस खेल के लिए आपको ट्रेनिंग, जिस खेल को खेलना चाहता है आपको उसी खेल का ट्रेनिंग दिया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्टता का सिद्धांत कहा जाता है। अधिभार का सिद्धांत, देखिए अधिभार का सिद्धांत क्या करता है, शरीर को उसकी सामान्य क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। शरीर के उसकी सामान्य क्षमता, माने आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या करना, अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि आपकी मांसपेशियों का भार बढ़ेगा, इससे आपके अंदर बल ज्यादा आएगा, ठीक है। खिलाड़ी हमेशा समान स्तर पर अभ्यास करता रहेगा तो सुधार नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जिम जाते होंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिम जाते होंगे, ठीक है। आपका ट्रेनर क्या करता है, ठीक है, पहले धीरे धीरे काम करवाता है, फिर उसके बाद आपके शरीर से ज्यादा काम करवाने लग जाता है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में सुधार आएगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास की तीव्रता, आवृत्ति बढ़ानी चाहिए ताकि शरीर नई चुनौतियों के अनुसार विकसित हो सके, ठीक है ना। तो यानी कि अधिभार का सिद्धांत का मतलब है कि आपको अपने शरीर से सामान्य क्षमता से अधिक कार्य करना चाहिए। आवर्तीकरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, प्रशिक्षण को विभिन्न चरणों में क्या करना, विभाजित करना। विश्राम और पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत, ये भी बताया था मैंने आपको, क्या करना चाहिए, खेल खेलने के बाद विश्राम करना चाहिए। अभ्यास के बीच पर्याप्त विश्राम देना आवश्यक है, ठीक है, वरना आप थक जाओगे। लगातार अभ्यास से शरीर थक जाता है, उचित विश्राम से मांसपेशियां पुनः मजबूत होती है और चोट का खतरा कम होता है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को विश्राम दिवस शामिल होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, आपको चित्र बनाना है, ठीक है। प्रशिक्षण तंत्र के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। आपको हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। चलिए, हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग, जो हमारा हृदय है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, यही तो क्या करता है, पंपिंग करता है। एक पेशी अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मानव हृदय 4 कक्षों वाला होता है, ठीक है, मानव हृदय क्या है, 4 कक्षों वाला है। हृदय का नामांकित चित्र की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दे रखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं महाधमनी अयोटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, अयोटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पल्मरी आर्टरी, क्या बोलते हैं, पल्मरी आर्टरी। इसको बोलते हैं हम वेना कावा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेना कावा, ठीक है। उसके बाद इस वाले को हम बोलते हैं नीले, दाया नीले, क्या बोलते हैं इसको हम, दाया नीले। इसको बोलते हैं, ठीक है, बाया नीले, ठीक है। इसको बोलते हैं दाया नील, ठीक है। इसको बोलते हैं दाया नील, इसको बोलते हैं बाया अलिंद। ये फुफ्फुस शिराएं, ठीक है, ये क्या है, फुफ्फुस शिराएं, और ये आपका क्या है, वेना कावा, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं।
चलिए, परिसंचरण तंत्र के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की परिवहन करना। परिसंचरण तंत्र क्या करता है, ऑक्सीजन को और जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सबको भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। परिसंचरण तंत्र रक्त के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन और पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और अंग ही सही ढंग से कार्य करते हैं। अगला, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है, निष्कासित करता है। कोशिकाओं में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषिक्त पदार्थों को रक्त के द्वारा फेफड़ों, गुर्दों तक पहुंचाया जाता है और जहां वह शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। शरीर के तापमान और संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारा परिसंचरण तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान और संतुलन को नियंत्रित करता है। तो रक्त शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। अधिक गर्मी होने पर रक्त त्वचा की सतह की ओर अधिक प्रवाहित होती है। जब ज्यादा गर्मी होगा तो जो हमारा ब्लड है तो त्वचा की तरफ ज्यादा प्रवाहित होगा, जिससे पसीना निकलता है और शरीर ठंडा होता है। यह शरीर के आंतरिक संतुलन होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं गारंटीड बोल रहा हूं, ठीक है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, पक्का। और बस अब इन 2 वीडियोस को अब कर लो, 5 मार्क्स वाले के 2 वीडियो से 10 पहले डाल दिया और 10 अभी, ठीक है, इस वीडियो में। बस इनको आप करके चले जाओ, आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही आपके, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर वाले बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे इसके और भी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप क्या करिए, दोनों वीडियो की तैयारी करिए, अच्छे से सुनिए, ठीक है, याद करिए, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और पेपर को पूरा का पूरा फोड़कर आ जाइए। और फिर जब पेपर देकर ना तो कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।